नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों। मैं सरवर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टार एकेडमी में। हम लोग बात कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे। आज का जो आपका क्लास होगा, आपको इसमें बीपीएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो ठीक है हमारा सेशन चल रहा है, ठीक, इसमें आपको रेलवे के बारे में भी कुछ एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, कुछ आपको टॉपिक वाइज कंटेंट मिल रहे हैं और कुछ आपको ठीक है बीपीएससी से संबंधित जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक पुस्तक होती है घटना चक्र, ऐसा माना जाता है कि घटना चक्र से आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के आधार पे आप चाहे तो आप बीपीएससी या फिर किसी भी अन्य पीसीएस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी घटना चक्र में क्वेश्चन आया है, तो टोटल हम घटना चक्र से कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है कि आपको एक मोटा मोटी अंदाजा मिलेगा कि बीपीएससी में क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, आपको जब बीपीएससी की तैयारी करनी हो, जो व्यक्ति कर रहे हो, जो भी मतलब कि हमारे मित्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उन्हें ऑलमोस्ट ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो आज का जो हमारा क्लास है, इस आज के क्लास में ठीक आप देख रहे होंगे कि ये एक कैप्सूल कोर्स के रूप में है। ठीक है, बस 2-4 कैप्सूल लीजिए, आपको हिस्ट्री का सारा ज्ञान आपके भीतर चला जाएगा। तो कुछ कैप्सूलों के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे इस ठीक है जो भी मतलब हिस्ट्री या कंटेंट है वो आपके अंदर बढ़ दे। जैसे ये क्वेश्चन जो होगा लगभग 100 के आसपास, 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे, और ये जो 150 के आसपास क्वेश्चन होगा ये टोटल के टोटल किससे चुना हुआ होगा, तो ये टोटल के टोटल जो चुने होंगे ये चुने होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे उन सारे क्वेश्चनों को हम अपने पीपीटी में शामिल करने का यहाँ प्रयास किए हैं, और उसी के बारे में आइए हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है हमारा ये ठीक है मतलब बीपीएससी एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन का डिमांड करता है। तो उसी डिमांड का मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए सबसे पहला अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, आइए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से आप आंसर देंगे। जैसे अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि मध्य पाषाणिक, ठीक है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जब मध्य पाषाण काल का समय चल रहा था तो उस समय पशुओं का प्रमाण जो है वो कहां से मिलता है, पशुपालन का प्रमाण कहां से मिलता है। देखिए पाषाण काल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप बात करेंगे पाषाण काल के बारे में, तो पाषाण काल के बारे में आप पढ़े होंगे। पाषाण काल को 3 भाग में बांट दिया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, तो एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, एक को बोलते हैं क्या, तो पूरा पाषाण काल, एक को बोलते हैं क्या, तो एक को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, एक को क्या बोलते हैं, तो मध्य पाषाण काल, और एक को क्या बोलते हैं, तो नव पाषाण काल। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, तो हमसे पूछा जा रहा है कि मध्य पाषाण काल के समय में पशुओं के पालन का साक्ष्य जो है कहां से मिला। देखिए पशुपालन की क्रिया मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से पशुपालन कहां देखने को मिलता है, तो ये आपको मिलता है नव पाषाण काल में। ठीक है, तो कभी कभी आप देखे होंगे कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में बनाया था, तो वो कहां बनाया था, तो नव पाषाण काल में बनाया था। लेकिन उससे पहले भी ऐसा देखा गया कि ठीक है पशु जो है वो पाले जाते थे लोगों के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा कि मध्य पाषाणी काल में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए मध्य पाषाण काल ये बीच वाला टाइम है, इस टाइम पीरियड को जलवायु परिवर्तन का काल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पर जलवायु का चेंज हुआ था, जिस वजह से घास फूस नए नए उगने शुरू हो गए थे और कृषि व्यवस्था भी यहां से थोड़ी बहुत होना शुरू हो गया था। बाकी इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर याद रखना हो तो आदमगढ़ जो जगह है, ठीक है, आदमगढ़ के बारे में याद रखिएगा। आदमगढ़ वाली जगह पे आपको पहली बार पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी ने इसको क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, हम ये भी आपको बता रहे कि कहां आया है और कब आया है। तो यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। ठीक है, कि मध्य पाषाण काल में
मतलब पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिलता है। अब देखिए यूपी का क्वेश्चन आपको काहे बता रहे हैं, तो भैया इतिहास से टॉपिक सेम रहेंगे। कभी कभी होता क्या है कि यूपी वाला बिहार को कॉपी करता है, बिहार वाला यूपी को कॉपी करता है, अलग अलग स्टेट वाले एक दूसरे के कॉपी करके वहां के प्रीवियस ईयर को अपने यहाँ एग्जाम में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से घटना चक्र में सारी जितने भी भारत के स्टेट में पीसीएस की एग्जाम होती है उन सारी एग्जामों के बारे में वहां पूछे गए सारे क्वेश्चन का एक जमावड़ा आपको कहां देखने को मिलेगा, तो घटना चक्र में मिलेगा। और उसी घटना चक्र का एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के आधार पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा जो है वो ठीक है क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आदमगढ़, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। देखिए हड्डी के उपकरण पहले समय में क्या होता था कि मनुष्य जो है वो ठीक है पत्थरों का हथियार बनाया करता था जिसको पाषाण काल कहा गया। उसी समय ऐसा क्या देखा गया कि कुछ मनुष्य जो है वो हड्डियों के भी औजार बनाया करते थे। ठीक है, तो हड्डियों के औजार बनाने में दो जगह बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखेंगे वो दो जगह कौन है, तो एक आपको महदहा मिलेगा। ठीक है, महदहा, ठीक है, महदहा जगह जो है ठीक है याद रखेंगे कि महदहा जगह जो है यहां से आपको ठीक है क्या मिलेगा, तो हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिलेंगे। साथ ही साथ एक और जगह है क्या, सराय नाहर नगर, ठीक है, सराय नाहर राय से, यहां से भी आपको क्या मिलेगा, तो हड्डी के उपकरण। यहां से ढेर सारे मतलब हड्डियों का ढेर मिला है, यहां से कहां से, महदहा से। ठीक है, लेकिन सराय की बात कर ले तो यहां से ऐसा बताया जाता है कि यहां से देखिए यहां से ठीक है थोड़ी मात्रा में हड्डी मिले हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, सीमित मात्रा में, अब कह लीजिए कि थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा यहां पर आपको हड्डी देखने को मिले है, कहां पर, तो वो आपको मिलेगा ठीक है सराय में। बाकी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है दोनों सही होना चाहिए। हालांकि ठीक है ये जो यूपीपीसीएस है इसने ठीक है सही आंसर किसको माना था, तो महदहा को। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर दोनों होना चाहिए कायदे से, क्योंकि दोनों जगह से हड्डी का उपकरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये घटना चक्र का क्वेश्चन है, वहीं से नंबर लेके डाले गए हैं। ठीक है, घटना चक्र में स्पेशल जो पूरे राज्य का आता है वो, और स्पेशल जो बिहार का घटना चक्र आता है, सबको शामिल करके हमने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, और ये 3 मानव कंकाल एक ही कब्र में कहां से मिला है। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है कि कहां से, तो याद रखिएगा ठीक है कि ये कहां से मिलेगा, तो एक जगह था दमदमा। ठीक है, दमदमा से याद रखिएगा कि यहां एक ही कब्र में ठीक है 3 मानव को दफनाया गया था यहां पर। ठीक है, 3 मानव को एक ही कब्र में दफनाया गया था। ठीक, तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि एक ही कब्र में 3-3 मानव को कहां दफनाया गया था, तो याद रखिएगा दमदमा में। कहां, दमदमा में। अभी हमने बात किया किसके बारे में, महदहा के बारे में। महदहा में क्या था, तो यहां हड्डियों के आपको ढेर मिलेंगे। ठीक है, हड्डियों के ढेर जो है वो हड्डियों के ढेर आपको कहां देखने को मिलेगा, तो हड्डियों का ढेर जो है वो आपको देखने को मिलेगा महदहा में। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें आगे कि ये दमदमा किस लिए फेमस है, तो यहां एक ही कब्र में 3-3 व्यक्तियों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। कहां से, तो दमदमा से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए। अगला क्वेश्चन जो है ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में याद रखेंगे। देखिए इसके बारे में याद रखिएगा कि ये कहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है, मतलब खाने पीने वाली फसलों की जो शुरुआत सबसे पहले किस समय में की गई थी, तो याद रखेंगे खाने पीने वाले जो फसल है इन फसलों की शुरुआत पहली बार किया गया था किस समय में और कहां पे किया गया था, तो याद रखेंगे खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। देखिए सबसे पहले अगर बात करें कृषि के रूप में जो फेमस है, सबसे ज्यादा जो फेमस है कृषि के रूप में मेहरगढ़ के रूप में जाना जाता है कि पहली बार भारत में उन्हीं क्षेत्रों में कृषि हुआ था। ठीक है, और मेहरगढ़ में कृषि कब हुआ था, तो याद रखेंगे नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल के समय में मेहरगढ़ के क्षेत्रों में खेती बाड़ी की गई थी। मेहरगढ़ कहां है, तो मेहरगढ़ आपको मिलेगा कहां, तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में प्रेजेंट में मिलेगा। आपको पता होगा कि पहले पाकिस्तान भारत का ही भाग हुआ करता था। ठीक है, विभाजन के बाद जो है वो एक अलग राष्ट्र के रूप में बना, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, तो यहां आपको मिलेगा मेहरगढ़ देखने को, जो सुलेमान और कीर्थर, मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो सुलेमान और कीर्थर इन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित था, और यहीं पे पहली बार जो है सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य आपको मिलेगा। देखिए अगर नवपाषाण काल से कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्या क्या पूछेगा, तो याद रखेंगे कि अगर आपसे नवपाषाण काल से ही पूछना चाहे तो याद रखेंगे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो नवपाषाण काल से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहां पे मनुष्य जो है वो अस्थाई घर बनाना यहां शुरू किया था। ठीक है, अस्थाई निवास यहां किया था। ठीक है, उसके बाद कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर की व्यवस्था इसने यही शुरू किया था। यही इसने पहली बार पहिया का आविष्कार किया था। तो पहिया का आविष्कार पहली बार कहां हुआ था, ठीक है, तो याद रखेंगे नवपाषाण काल में ही हुआ था पहली बार पहियों का आविष्कार।
क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आप 9% काल से 2-4 बात आप यहां से याद रख लीजिएगा। क्लियर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2006 में। क्वेश्चन क्या है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है। ठीक है, मतलब भारत में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहां मिला है। देखिए इतिहास को बहुत बारीकी से अगर आप पढ़ने का प्रयास किए होंगे तो एक बात आपको क्लियर पता चला होगा कि जब पुराने आदिम काल के जो भी मनुष्य थे वो लोग निवास करते थे किस जगह पे, और ऐसे भी बेसिक मतलब एक मनुष्य की जरूरतें क्या क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बेसिक मनुष्य की जरूरतें जो है क्या होती है, तो सबसे जरूरत की चीज होता है भोजन। ठीक है, भोजन होना चाहिए, साथ ही साथ उसके लिए जल की उपलब्धता होनी चाहिए। तो उस समय जब मानव जो है वो ठीक यायावर टाइप के जीवन जी रहे थे। ठीक है, मतलब खाना बदोश जीवन जी रहे थे, घुमंतु जीवन जी रहे थे, आज यहां कल वहां परसों यहां, ऐसे करके अलग अलग जगह पे वो अपना निवास बनाते थे। तो उस समय वो किस चीज को ज्यादा तवज्जो देते थे, तो वो तवज्जो देते थे कि कहां पर अधिक से अधिक मतलब उनको भोजन की प्राप्ति हो सकता है और कहां पर उन्हें अधिक से अधिक जो है वो ठीक है मतलब जल की प्राप्ति हो सकता है। तो जिस जगह पे जल और भोजन दोनों की व्यवस्था होती थी, मनुष्य वहीं पे अपना डेरा डाल के कुछ समय तक वहां निवास करता था, तब तक वहां रहता था जब तक वहां भोजन और पानी की उपलब्धता उसको मिलती रहती थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह सर्वप्रथम कहां मिला था लोगों का साक्ष्य। तो याद रखेंगे कि मनुष्य के बारे में ठीक है, भारत में अगर हम बात करें मानव के बारे में, तो नर्मदा घाटी जो है, इस नर्मदा घाटी में कुछ चीजें आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कहां, तो नर्मदा घाटी में कुछ चीजें आपको ऐसा देखने को मिलेगा। नर्मदा घाटी है कहां, अगर नर्मदा के बारे में आपसे पूछा जाए कि नर्मदा है कहां, तो नर्मदा घाटी के बारे में आइए बताते हैं आपको भारत के मैप पे कि नर्मदा घाटी जो है ये किस क्षेत्र में है और किस लिए फेमस है। ठीक है, आइए नर्मदा के बारे में, ये हो गया हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसी पर्वत श्रेणी से जो है, इसी पर्वत श्रेणी से नदी निकलती है, कौन सी, नर्मदा, जो मध्य प्रदेश से होते हुए, जो मध्य प्रदेश से होते हुए ठीक है महाराष्ट्र से होते हुए, गुजरात से होते हुए जाके खंभात की खाड़ी में और अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है कौन, तो याद रखेंगे खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है ठीक है नर्मदा नदी। तो इसी नर्मदा की घाटी में, इसी नर्मदा की घाटी में, इसी नर्मदा की घाटी में देखिए, तो इसी नर्मदा की घाटी में मनुष्य यहां पर बसने गए थे। क्यों, क्योंकि नर्मदा में उस समय पर, नर्मदा एक ऐसी नदी थी जो हमेशा पानी से लबालब रहती थी और नर्मदा के आसपास ठीक है बहुत सारे जंगल थे। विंध्याचल की जो जंगल थी, विंध्य जो पर्वत श्रेणी थी, उसमें ढेर सारी जंगलें थी, तो वहां पर इन्हें खाने पीने को भी प्राप्त हो जाता था, पशुओं की प्राप्ति भी हो जाती थी। ठीक है, लोग शिकार करके पशुओं को अपने भोजन के रूप में प्राप्त कर लेते थे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पहली बार जो है ठीक है मनुष्य का साक्ष्य जो मिलता है, इनके जीवन का पहला साक्ष्य जो मिलता है, वो साक्ष्य कहां मिलता है, तो वो साक्ष्य जो मिलता है कहां, तो नर्मदा घाटी में वो साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका याद रखेंगे क्या आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, मतलब मानव जो है इसने सर्वप्रथम किस अनाज को प्रयुक्त बनाया था। देखिए, तो मानव ने सबसे पहले किस अनाज को मतलब अपने उपयोग में लाया था, तो याद रखेंगे कि पहली बार मनुष्य के द्वारा जौ को अपने प्रयोग में लाया था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ईरान का जो क्षेत्र था, ठीक है, ईरानियों के द्वारा पहली बार जौ का मतलब ठीक है पहला बार जौ उपजाया गया था ईरानियों के द्वारा। ठीक है, तो अगर पूछे कि मानव द्वारा पहला जो जौ मतलब पहला खाद्यान्न फसल है वो कौन सा था, पहला अनाज कौन सा था जो मानव के द्वारा उगाया गया था, तो याद रखिएगा कि जौ जो है वो मनुष्य के द्वारा उगाया गया था पहली बार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो जौ हो जाएगा। ये भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया है। ठीक है, कब हो, तो 1997 में ठीक है यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन जौ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। देखिए, अगर बात हो कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जिस चीज को तवज्जो दिया जाता है वो कौन सा जगह था, तो वो जगह था कहां, तो मेहरगढ़। अभी हमने आपको बताया कि भारत में पहली बार कृषि की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, मेहरगढ़ से।
लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पर आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन? तो एक और ऑप्शन है, कौन सा? लोहुरा देव। ठीक है, लोहुरा देव जो ऑप्शन है इसके बारे में याद रखेंगे कि लोहुरा देव जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जब इसकी जब खोज की गई, सबसे पहले इसकी खोज कर ली गई। हाल ही फिलहाल में कुछ साल पहले जब इसके बारे में रिसर्च किया गया तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है कबीर नगर। उस कबीर नगर पे जब रिसर्च किया गया तो वहां से कुछ चावल के दाने मिले और जब उसका टाइम पीरियड निकाला गया, उसका आयु निकाला गया तो पता क्या चला कि वो जो चावल के दाने थे लोहुरा देव से मिले हुए, वो मेहरगढ़ से भी पुराने दाने थे। ठीक है, मतलब आज से लगभग 9000 साल पहले की, ठीक है, खेती यहां से हमें देखने को मिलती है। मेहरगढ़ से भी पहले की बात हमें देखने को मिलती है। इसलिए ठीक है, इसका सही आंसर क्या माना जाएगा? तो लोहुरा देव इसका सही आंसर माना जाएगा। कि पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि कहां हुई थी? तो याद रखेंगे पहली बार कृषि कहां हुआ था? तो लोहुरा देव में हुआ था। अगर लोहुरा देव ऑप्शन में ना रहे, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा लोहुरा देव ऑप्शन में ना रहे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो लोहुरा देव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यह रहा अगला क्वेश्चन। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसका? तो पाषाण काल से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि पाषाण काल से किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो क्वेश्चन हमेशा आपको यहां से देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन मिला है। ठीक है, प्राचीनतम अस्थाई जीवन कहां से मिला है? तो याद कीजिए, अभी हमने आपको बताया था कि नवपाषाण काल का जो समय था, कौन सा काल? तो नवपाषाण काल का जो समय था, कौन सा काल? नवपाषाण काल। इसी नवपाषाण काल में पहली बार मनुष्य ने एग्रीकल्चर व्यवस्था शुरू किया था। अब जब कृषि कर रहा हो मनुष्य, तो खेती बाड़ी करने के लिए वहां पर्याप्त समय देना पड़ता है, क्योंकि आपको समय समय पे देखना होगा कि फसल को किस चीज की आवश्यकता है। अगर उसे सिंचाई की आवश्यकता है तो उसको सिंचाई समय समय पर मिलनी चाहिए। अगर उसको फर्टिलाइजर की आवश्यकता है तो समय समय पर फर्टिलाइजर उसको मिलनी चाहिए, तब जाके खेती बाड़ी होता है। अगर आप चाहेंगे कि यहाँ खेती कर ले और चले जाए शहर में 2-4 महीना व्यतीत करके आए, तब तक फसल तैयार हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फसल की देखभाल करनी पड़ती है। तो मनुष्य का उस समय पर नीति क्या था कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर ऐसे ही बौआते रहता था, मतलब एक उसका अस्थायी घर नहीं था। लेकिन जब मनुष्य कृषि करना शुरू करता है तो वहीं से मनुष्य ने पहली बार जो है अपने आप को अस्थायी रूप में वहां कायम किया था। तो याद रखेंगे कि मनुष्य कृषि व्यवस्था शुरू किया और अपने आप को अस्थायी कहां रखा था? तो याद रखेंगे कि अपने आप को मनुष्य अस्थायी कहां रखे हुआ था? तो याद रखेंगे कहां? तो मेहरगढ़ में। कहां? मेहरगढ़ में। तो पहली बार मनुष्य ने अपने आप को यहां अस्थायी रखा था। या फिर क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य ने पशुपालन की व्यवस्था पहली बार कहां से शुरू की थी, तो वो सब भी आंसर क्या होगा? तो मेहरगढ़ ही आंसर होगा। इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, कहां? तो मेहरगढ़। ठीक है, बाकी एक आजमगढ़ का भी नाम आता है। तो यहां पर आप याद रखेगा कि कृषि व्यवस्था, ठीक है, और मनुष्य अस्थायी रूप से रहना कहां शुरू कर दिया था? तो वो अस्थायी रूप से रहना कहां तो शुरू कर दिया था? मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ इसका सही आंसर होगा। मेहरगढ़ के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो याद रखेंगे कि मेहरगढ़ जो है, ये मेहरगढ़ है मतलब किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो याद रखेंगे कि मेहरगढ़ सुलेमान, ठीक है, मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर, ये इन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कौन? तो मेहरगढ़। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि ये हो गया क्या? सुलेमान, और ये हो गया किरथर। ठीक है, और इसी के बीच में आपको क्या मिलेगा? तो इसी के बीच में आपको क्या मिलेंगे? तो इसी के बीच में याद रखिएगा मेहरगढ़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इन हिस्सों में आपको क्या मिल जाएगा? तो इन हिस्सों में मेहरगढ़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। मेहरगढ़ इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेहरगढ़। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन, आहर सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए आहर सभ्यता के बारे में पूछ रहा है कि आहर सभ्यता जो था, इसके बारे में आप बताइए कि आहर सभ्यता जो था ये क्या था। ठीक है, आहर सभ्यता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए ये कहां कहां पूछा गया है? तो राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, वहां पर आपको ये पूछा गया है। ठीक है, प्री में 2021 में क्वेश्चन आया है ये। ठीक, इसमें क्वेश्चन जो हुआ है ये
देखिए क्वेश्चन क्या है, आहार सभ्यता के बारे में, कि आहार सभ्यता जो है ये आहार सभ्यता, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उस स्टेटमेंट के आधार पे आपको विचार करना है कि आहार सभ्यता कहां तक जो है यहां पर, ठीक है, मतलब सफल था, क्या कहना चाह रहा वो। आहार सभ्यता के बारे में अगर क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो आप यही याद रखिएगा कि आहार सभ्यता जो है ये, ठीक है, कहां पर था ये, तो आहार सभ्यता आपको मिल जाएगी कहां, तो याद रखेंगे ये आपको राजस्थान के क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है, कहां मिलेगा, तो राजस्थान के क्षेत्र में आहार सभ्यता मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट देखिए, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, तो ये सही बात है कि राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है, तांबे का ठीक ठाक व्यापार होता था, वहां तांबे का कई सारा जो है वहां पर, ठीक है, भंडार भी देखने को मिला है। तो तांबे के बारे में पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे कि आहारवासी सच में तांबा गलाने का मतलब वो कंसेप्ट जानते थे, वो तांबा गलाना मतलब गलाया करते थे, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट एक सही हो जाएगा। ये लोग चावल से परिचित थे, तो देखिए चावल से राजस्थान के लोग परिचित नहीं थे। चावल की सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश के जो कबीर नगर बताए थे लोहरादेव, वहीं से पहला चावल का साक्ष्य मिलता है। या फिर लोहरादेव नहीं रहेगा तो आपको कहीं कहीं कोल्डिहुआ देखने को मिलेगा। इलाहाबाद वाले क्षेत्र में कोल्डिहुआ एक जगह हुआ करता था जहां से पहली बार चावल का साक्ष्य मिलता था। तो चावल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से मिलती है, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र से नहीं। तो हमारा, ठीक है, ये स्टेटमेंट दो तो क्लियर रूप से गलत है, ठीक है। अब आप चाहे तो यहां से देख लीजिए दो कहां कहां है। दो आपको यहां ऑप्शन बी में मिलेगा, छांट लीजिए, ऑप्शन सी में मिलेगा, ठीक है, छांट लीजिए इसको, ठीक है। बाकी आपके पास 3 4 3 4, इसका मतलब है कि 3 और 4 तो डेफिनेटली सही होगा, 3 और 4 तो डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि दोनों में टैली कर रहा है। ये हमको किसके बारे में जानना है, एक के बारे में। तो अभी हमने आपको बताया था कि आहारवासी जो है वो तांबा गलाने का काम जानते थे, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 1 3 और 4 इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अपने ऑप्शन को छांट सकते हैं, 4 ऑप्शन को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी तीसरे और चौथे स्टेटमेंट को भी हम लोग देख लेते हैं। धातु का काम, ठीक है, आहारवासियों की, ठीक है, अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ठीक है, सही बात है, वहां धातु का ही मतलब कुछ काम होता था जिनसे उनकी जीवनी चलती थी, ठीक है। लोग उस चीज को बना के बाजार में बेचता था, उससे उनका परिवार चलता था। तो याद रखेंगे कि धातु का काम जो है आहारवासियों के अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन हुआ करता था, ठीक है। अब आइए यहां से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी। मतलब यहां पर जो है मृदभांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, उस मिट्टी के बर्तन का कलर क्या था, तो काला और लाल का कलर था, ठीक है, जिस पर सफेद रंग के ज्यामितीय आकृति मतलब कुछ शेप बनाए गए थे उस पर व्हाइट कलर से। तो याद रखेंगे कि ये, ठीक है, काले लाल मृदभांड जो है ये आपको, ठीक है, आहार सभ्यता के लोगों के द्वारा देखा जाता था, उस समय यूज किया जाता था। पाषाण काल में मुख्य रूप से यही मृदभांड चलता था, काले लाल रंग का मृदभांड चलता था, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 3 और 4। क्लियर, बस 2 को हटा दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कहता है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है भीमबेटका के बारे में। सबसे पहले तो जानिए भीमबेटका है कहां। तो अगर क्वेश्चन आए भीमबेटका के बारे में तो याद रखेंगे कि भीमबेटका जो है, भीमबेटका है कहां, तो भीमबेटका के बारे में याद रखिएगा, भीमबेटका है कहां, भीमबेटका है कहां, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में भीमबेटका आपको देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में आपको भीमबेटका देखने को मिलेगा। जो विंध्याचल वाला जगह था, जो नर्मदा की घाटी थी, उसी नर्मदा की घाटी में एक जगह है, एक जिला है प्रेजेंट में रायसेन की जिला, उसी रायसेन जिला में एक गांव है भीमबेटका, और वहीं से आपको एक गुफा मिलेगी। और उस गुफा में क्या था, तो याद रखेंगे कि भीमबेटका की जो गुफाएं थी उसमें बहुत सारी चित्र बनाई गई थी वहां के दीवारों पर, ठीक है। तो भीमबेटका के गुफाओं में चित्र बनाए गए थे, कुछ यूं चित्र बनाया गया था जो आने वाले मनुष्य को, उस समय के मनुष्य के बारे में जानकारी प्रदान किया। जैसे हम क्या करते हैं कि अभी जो हमारा दौर चल रहा है, ये जो दशक चल रहा है, इसमें मनुष्य क्या कर रहा कि एक बढ़िया सा फोन ले रहा है, ठीक है, फोन लेके, ठीक है, वो एक रील बना ले रहा है, फोटो खींच ले रहा है और अपनी मेमोरी में सेव कर ले रहा है उसको, ताकि आने वाले भविष्य में जो आने वाली भावी पीढ़ी होगी, उस भावी पीढ़ी को वो अपने बीते हुए कल के बारे में बताए कि महोदय, ठीक है, अपने बच्चों को बताए कि बाबू देखो, हम और आपके पिताजी, ठीक है, हम और आपकी माताजी, हम और आपके दादाजी, हम और आपके मामा जी, चाचा जी,
सब के सब लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील बनाया करते थे, डांस किया करते थे। ये चीजें बताने का काम करेंगे हमारे आज के पीढ़ी, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेमोरी को सेव करने के लिए रील बनाया करते हैं, फोटो खींचा करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अभी जो हम भविष्य के लिए अपने मेमोरी को सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल करके फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो उस समय का मनुष्य क्या कर रहा था, तो वो कुछ चित्र बना देता था, जिस चित्र को देख के आने वाला भावी पीढ़ी इस बात के लिए तय कर लेता था, वो निश्चिंत हो जाता था कि हमारे जो पूर्वज थे वो कुछ यूं इस प्रकार से काम किया करते थे। जैसे अगर हम बात करें भीमबेटका की, तो याद रखेगा यहां एक चित्र मिलता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि एक चित्र था, ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक चित्र था हाथी का, ठीक है। हमको देखिए हाथी बहुत अच्छा बनाने आता नहीं, ठीक है, आप लोग अपना से बना लीजिएगा। मान लीजिए कि क्या है, तो ये हाथी है, ये बस मान लेना है आपको, क्या है, हाथी है, ठीक है। सूंड भी निकाल दिया इसका, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ऐसे एक चित्र बना हुआ मिला था, ठीक है। और यहां पर एक मनुष्य खड़ा हुआ था और इसके हाथ में क्या थे, तो इसके हाथ में भाले लगे हुए थे, ठीक है। इसके हाथ में क्या थे, तो याद रखेंगे कि इसके हाथ में भाले थे और ये जो है मनुष्य क्या कर रहा था, तो इस भाले से इस जानवर को मार रहा था, ठीक है। तो आने वाली पीढ़ी को ये बात पता चला कि हमारे पूर्वज ऐसे शिकार किया करते थे, ठीक है। तो उस समय देखिए, उस समय जीवनचर्या के लिए शिकार ही एक माध्यम था, तो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो याद रखेंगे कि भीमबेटका वो जगह थी जहां से मध्य पाषाण काल के समय में गुफाओं के शैल चित्र बनाए गए थे और उसी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कभी पूछ लिया जाए भीमबेटका के बारे में, तो याद रखेगा ये भीमबेटका है कहां, तो ये भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में एक जिला है, कौन सा, तो रायसेन की जिला है और इसी जिला में आपको मिलेगा ये। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश के बारे में, भीमबेटका के बारे में याद रखेंगे कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका फेमस था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा 34 नंबर। इसमें क्या कहा गया है, तो इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के सावधान प्राप्त हुए। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि मानव कंकाल के साथ जो है वो कुत्ते का भी कंकाल हमको कहां से मिला है। तो याद रखिएगा कि हमारे भारत का एक ऐसा जगह था, ठीक है, जहां पर ऐसा देखा गया कि वहां मनुष्य के साथ उसके पालतू जानवर को भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है। और वो जगह कौन सा था, तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि वो जो जगह था, वो जगह कौन सा था, तो वो जगह था कश्मीर का। कश्मीर में एक जगह था क्या, तो बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम। ये बुर्ज होम किस लिए फेमस था, तो याद रखेंगे बुर्ज होम जो फेमस था ये किसके लिए, तो ये फेमस था गढ़तावास के लिए। किसके लिए, गढ़तावास के लिए। यहाँ के मनुष्य जो घर बनाते थे, वो घर कैसा घर बनाता था, तो यहाँ के मनुष्य जो घर बनाता था, वो घर ये लोग बनाता था कैसा, तो गड्ढे में घर बनाया करता था। ये लोग घर कहां बनाता था, तो याद रखेंगे गड्ढे में घर बनाया करता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे बुर्ज होम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते की कंकाल की सावधान का प्राप्त मिला है, तो बुर्ज होम। यही जो देखा गया था कि एक मनुष्य को, ठीक है, उसके पालतू जानवर कुत्ते के साथ दोनों को एक साथ दफना दिया जाता था। जितने भी वहां मनुष्य मिले सभी की कब्र से साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी साक्ष्य मिलता है। तो यहां पर याद रखेंगे कि जब भी, ठीक है, पालतू जानवर की बात हो मनुष्य के साथ या फिर बात हो किसकी, गढ़तावास की, तो याद रखेंगे इस दोनों का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बुर्ज होम होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको विचार करना है इससे युग्मों के बारे में और तब जाके आपको बताना है कि कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित किया गया है, ठीक है। क्या आपको बुर्ज होम जो है ये सही सुमेलित दिखाई दे रहा है, क्या आपको, ठीक है, ये चंद्र केतुगढ़ सही सुमेलित दिखाई दे रहा है, क्या आपको गणेश्वर जो है ये सही दिखाई दे रहा है, तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है, हम उसकी बात करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि बुर्ज होम किस लिए फेमस था, तो बुर्ज होम फेमस था किसके लिए, तो बुर्ज होम फेमस था गढ़तावास के लिए। किसके लिए, गढ़तावास के लिए। पहला बात किसके लिए फेमस, दूसरा बात आपको बताया था कि ये बुर्ज होम किस लिए फेमस था, तो बुर्ज होम फेमस था किसके लिए, ठीक है, तो ठीक है, कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के लिए, ठीक है, कुत्ते को मानव के साथ दफनाया जाता था यहाँ, ठीक है,
साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, तो यहां पर इसके साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो बुर्ज होम इसलिए फेमस है, यहां शैलकृत मंदिर का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। मंदिर का निर्माण काम जो है ये आपको कहां से मिलेगा, तो ये मिलेगा जब कुषाणों का टाइम आया था, कनिष्क का जब शासनकाल भारत में आया था, कि कनिष्क के शासनकाल के समय में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहां पर मंदिरों का निर्माण किया गया था। यहां पर किस चीज का निर्माण किया गया था, तो मंदिरों का निर्माण आपको यहां देखने को मिलेगा कनिष्क के समय में। वहीं पे अलग अलग जो है वो नए नए शैलियों का निर्माण होता है। द्रविड़ शैली सुने होंगे आप लोग, बेसर शैली सुने होंगे आप लोग, ठीक है, नागर शैली सुने होंगे आप लोग। तो ऐसे अलग अलग नए नए शैलियों का निर्माण होता है मंदिर कला में। तो ये चीजें आपको कनिष्क के समय मिलेगा। यहां पर पाषाण काल में कोई मंदिर की चर्चा नहीं थी। तो याद रखेंगे कि यहां पर शैलकृत मंदिर नहीं, मतलब हमारा एक तो डेफिनेटली गलत होगा। अब आप चाहे तो ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। ठीक है, देखिए हमसे सही पूछ रहा है तो एक जो है वो गलत है, तो जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए। ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म। अब हमारे पास सी और डी हमारे पास बचते हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि तीन जो है ये टैली कर रहा है, मतलब 3 तो डेफिनेटली सही, हमको देखना है 2 के बारे में। तो आप देखिए, याद रखिएगा कि चंद्रकेतुगढ़ जो है ये पश्चिम बंगाल का जो जगह है, बंगाल का एक जगह है चंद्रकेतुगढ़ है, और यहां टेराकोटा कला देखने को मिलता है। टेराकोटा कला क्या होता है, तो मिट्टी को पका के किसी मतलब नए आकार में उसको ढाल देना टेराकोटा कहलाता है। जैसे बर्तन बना लिए, हल बना लिए, या फिर दूसरा किसी भी प्रकार का कोई उपकरण बना लिए, मिट्टी को पकाकर, तो उसी को टेराकोटा कहा जाता है। और मुख्य रूप से कहां फेमस था, तो बंगाल में फेमस था। तो हमारा ये ऑप्शन 2 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 की बात करें तो गणेश्वर, याद रखिएगा गणेश्वर जो जगह था, ये गणेश्वर कहां का जगह था, तो गणेश्वर राजस्थान का जगह है। और अभी हमने आपको बताया कि राजस्थान किस लिए फेमस था, तो राजस्थान जो है वो तांबा के लिए फेमस था। वहां के लोग तांबे को गलाना सीख गए थे। तो यहां पर याद रखिएगा कि ताम्र कलाकृतियों के लिए तांबे को गलाकर उसको एक अलग रूप प्रदान करने में राजस्थान वासी जो है वो काफी ज्यादा मतलब कि वो फेमस हो चुके थे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका 2 और 3 सही आंसर होगा। कहां है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आशा करते हैं कि आपको ये चीजें काफी अच्छा लग रहा होगा और आप इस चीज को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको यहां देखने को नहीं मिल रही होगी। ठीक है, चलिए हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा ये चीज है, ये जीवन में अगर आप कर लेते हैं महोदय, तो हमें नहीं लगता है आपको बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। अगर आप ठीक ठाक पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं तो आप खुद ब खुद समझ रहे होंगे कि ये चीजें जो आपको दिया जा रहा है ये क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, चलिए तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी भी चीज हो सके वो आसानी से आपको प्रदान कर दे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। देखिए यहां से हमारा समाप्त हो जाता है पाषाण काल। पाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। कहां से, पाषाण काल से। अब जो यहां से क्वेश्चन कुछ आएंगे वो किस चीज के क्वेश्चन आएंगे, तो सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक और चैप्टर सिंधु सभ्यता करेंगे और वहां से भी देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था, इस सिंधु घाटी सभ्यता से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता से जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम जिक्र करेंगे यहां पर आपसे। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आइए आपको माइंड मैपिंग बता दे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था, ये देखिए ये है भारत का ये स्ट्रक्चर, ये है भारत का स्ट्रक्चर जहां सिंधु सभ्यता बसा करता था, जहां पर सिंधु सभ्यता बसा करता था, ये वो भारत है। ये ऐसा कुछ खूबसूरत सा अपना प्यारा सा भारत आपको मिल जाएगा, प्यारा सा भारत। आइए तो ये खूबसूरत से अपने प्यारे से भारत के बारे में 2-4 बातें। सिंधु सभ्यता के बारे में देखिए, आपसे पूछ रहा सिंधु सभ्यता के बारे में, आपको दिखाया जा रहा कहां कहां था, तो याद रखेंगे कुछ यू आकार की सिंधु सभ्यता की आकृति थी जो आपको यहां देखने को मिल रहा होगा, जो आपको यहां देखने को मिल रहा होगा कुछ यूं था। ठीक है, ये यहां से जो है इसको सीधा कर दिया जाता है, हालांकि यहां पर एक आलमगीरपुर था। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको सीधा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो था वो त्रिभुजाकार थी।
ठीक है। अब इसकी जो तीनों मतलब पॉइंट है, इसको किस किस नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा, इसको हम जानते हैं मांडा के नाम से। इसको हम किस नाम से जानते हैं तो मांडा के नाम से जानते हैं, जो कश्मीर में था। इसको किस नाम से जानते हैं तो सुतका गेंगडोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सुतका गेंगडोर। सुतका गेंगडोर जो कहां हुआ करता था तो सुतका गेंगडोर जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर तो सुतका गेंगडोर पाकिस्तान में मिलेगा। उसके बाद सबसे इसका निचला पॉइंट जो था वो कौन सा जगह था तो निचला पॉइंट ये वाला आपको मिलेगा महाराष्ट्र में एक जगह है। क्या? तो महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। इसी दैमाबाद वाले जगह पे आपका सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट होगा। अगर पूछे इसका पूर्वी पॉइंट कहां होगा तो यहां पर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, कौन सी तो आलमगीरपुर। और इसी आलमगीरपुर में ठीक है सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार फैला हुआ था। अगर पूछे आलमगीरपुर कौन सी नदी तो हिंडन नदी के किनारे। मांडा कौन सा नदी तो चिनाब नदी के किनारे। पूछे सुतका गेंगडोर किस नदी के किनारे तो दास नदी के किनारे। दैमाबाद पूछे किस नदी के किनारे तो या तो प्रवरा नदी या फिर नर्मदा नदी आपका आंसर दिया होगा। ठीक है, तो इसके चौहद्दी के बारे में कुछ यूं आप याद कर लेंगे सिंधु सभ्यता से। ठीक है, अब आइए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में हम बात किए कि कौन से स्थल, उसकी नदी कहां कहां है। जैसे देखिए हड़प्पा की नदी कहां तो हड़प्पा की नदी आपको मिल जाए कहां तो हड़प्पा देखिए, हाँ यहां पर कुछ सिंधु सभ्यता के फेमस शहर है और वो शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ, यहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में याद रखेंगे, रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। रोपर सतलज नदी के तट पर स्थित है। मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद प्रवरा नदी या नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सुतका गेंगडोर दास नदी या फिर दास नदी के किनारे स्थित है। और ठीक है भगवानापुरा ये जो है ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है, तो ये नदियों का एक आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ और जैसे कि सिंधु सभ्यता में जो है ये धातु जो है ये कच्चे धातु के रूप में कहां से प्राप्त होते थे तो याद रखेंगे तांबा जो है ये खेतरी राजस्थान से प्राप्त होता था और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान वाला जगह था वहां से प्राप्त होता था। लाजवर्द की हम बात करें तो लाजवर्द कहां से तो ये ठीक है बदख्शा जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था वहां से आपको प्राप्त होता था लाजवर्द। ये सब एक मेटल है, ठीक है, ये सब धातु है ये सब। ठीक है, और इसके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें टीन के बारे में तो ये कहां से तो ईरान से प्राप्त होता है। चांदी की बात करें तो राजस्थान में जावर और अजमेर के खान है जहां पर ढेर सारी चांदी के भंडार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से प्राप्त होता है। उसके बाद अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों से भी चांदी की ठीक ठाक मात्रा में क्या की जाती थी तो ठीक ठाक मात्रा में वहां से व्यापार किया जाता था। सीसा की बात करें तो अफगानिस्तान और अजमेर के क्षेत्र में आपको सीसा मिल जाएगा। अगर हम शिलाजीत की बात करें तो हिमालय वाले क्षेत्र में आपको शिलाजीत देखने को मिलेगा। अगर हम गोमेद की बात करें तो गुजरात के क्षेत्र में ये गोमेद धातु मिलेगा। इसमें से मुख्य धातु जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आप एक तांबा याद रख लीजिएगा, लाजवर्द याद रख लीजिएगा, टीन याद रख लीजिएगा, चांदी और सीसा। ये ऑलमोस्ट आपको याद होने चाहिए क्योंकि अक्सर आप देखिए कि एग्जाम में यहां से तो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महोदय कम से कम इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। बाकी नदी तो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इन सारी नदियों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए तो अब आइए आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति जो है ये ठीक है इसकी क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता किस युग में याद करेंगे। देखिए इतिहास जो है इतिहास को 3 युगों में बांटा गया है। इतिहास जो है ये इतिहास को कितने युग में बांटा गया है तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि इतिहास को 3 युग में बांटा गया है। एक को बोला जाता है क्या तो एक को बोला जाता है प्राक ऐतिहासिक काल। एक को क्या बोला जाता है तो एक को बोला जाता है प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरे को क्या बोला जाता है तो दूसरे को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल।
तीसरे को क्या बोला जाता है? तो याद रखेंगे तीसरे को ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल जो है ये, ठीक है, ऐतिहासिक काल बोला जाता है। अगर पूछे कि प्राक ऐतिहासिक क्या है, तो इतिहास का वह कालखंड जहां से किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो, जहां किसी भी प्रकार कोई भाषा डेवलप नहीं हुआ हो, जहां किसी भी प्रकार का कोई लिपि डेवलप नहीं हुआ हो, उस काल को हम प्राक ऐतिहासिक काल कहेंगे। इतिहास का वह कालखंड जहां से मतलब लिपि का विकास हो चुका हो, भाषा का विकास हो चुका हो, लेकिन आज तक हम उसको समझ नहीं पाए हो, उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। और इतिहास का वह कालखंड जहां लिपि का विकास हो, भाषा का विकास हो और आसानी से हम उसके द्वारा लिखे गए किताबों को मतलब अभिलेखों को आसानी से पढ़ सके हो, तो इसको हम लोग ऐतिहासिक टाइम पीरियड कहेंगे। और जो आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, वो सारा इसका भाग है। ठीक है, आप जो पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता, वो आद्य ऐतिहासिक का भाग है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग किया गया था, जिसको हम लोग भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी लिपि कहते हैं, उस भाव चित्रात्मक लिपि के बारे में अभी के मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं है और हमें पता ही नहीं चल पाया है कि वो लोग किस टाइप से और किस वर्ड का क्या मतलब होता था, किस चित्र का क्या मतलब होता था, हमें कुछ विशेष नहीं पता है। तो सिंधु सभ्यता वाले मतलब लोग जो है, इनके बारे में जानने का एकमात्र साधन है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा कोई साधन नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई किताबों को हम नहीं पढ़ सके हैं। जो भी शिलालेख यहां से मिली हुई है, हम नहीं पढ़े हैं उसको। इस कारण से सिंधु सभ्यता की जानकारी की एकमात्र स्रोत क्या है? तो वो एकमात्र स्रोत आपको देखने को मिलेगा क्या? तो पुरातात्विक साक्ष्य। क्लियर है? चलिए, तो आप याद रखेंगे यहां से क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में ये सिंधु सभ्यता था? तो याद रखेंगे प्राक नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इस आद्य ऐतिहासिक काल में आपको क्या मिलेगा? तो यहां आपको मिल जाएगा सिंधु सभ्यता देखने को। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता में पकी हुई ईंट, हाँ बिल्कुल, पकी हुई ईंटों का साक्ष्य में मिलता है। पूरी सिंधु सभ्यता में ऐसा देखा गया है मैक्सिमम जगह पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जैसे आज हम लोग अपनी घर पकी हुई ईंट से बनाते थे, वैसे ही उस समय का मनुष्य अपने घर जो है वो पकी हुई ईंट से बनाया करते थे। तो इसका राइट आंसर देखिए, फिलहाल ऑप्शन ए भी सही है। उसके बाद बात करें, देखिए प्रथम असली मेहराब नहीं, मेहराब कब आया था? तो भारत में जब मुगल आए थे, मुगल के द्वारा मतलब मुगलों में कौन आया था? तो याद रखिएगा पहली बार जो मुगल आया था वो कौन था? तो बाबर था। वो कौन था? बाबर। बाबर पहली बार 1526 में भारत में आता है और यही भारत में मेहराब की शुरुआत करता है। मेहराब क्या होता होगा? तो मुस्लिम धर्म में आप लोग देखते होइएगा जो मस्जिद होते हैं, मजार उजार होते हैं, उसमें आप देखिए एक गुंबद के आकार का, एक स्तूप के आकार के ऊपर एक बनी रहती है, ठीक है, उसी को मेहराब कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे कि मेहराब जो कटीन है ये कहां से आपको मिला था? तो ये मुगलों के द्वारा लॉन्च किया गया था भारत में, उससे पहले भारत में नहीं थी। तो ये तो हमारा नहीं होगा, एक हमारा ऑप्शन ए सही है। पूजा स्थल की बात करेंगे तो देखिए पूजा स्थल जो है ये ऐसी बहुत अच्छी साक्ष्य नहीं मिली है। हाँ देखिए, ये लोग पूजा करते थे, ये लोग पूजा करते थे, लेकिन कोई पर्याप्त इन लोगों के लिए स्थल नहीं बना हुआ था। जैसे आज है ना कि मंदिर होता है, मस्जिद होते हैं, गिरजेघर होते हैं, वैसे उस समय पे कोई पर्याप्त स्थल नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो इसको हम पूर्ण रूप से सही नहीं मान सकते हैं। उसके बाद बात करें तो याद रखिए कला और वास्तुकला के लिए बहुत ज्यादा फेमस था ये, मतलब इसमें कला और वास्तुकला का ठीक ठाक जो है व्यवस्था देखा गया था। तो हमारा ए और डी दोनों सही होना चाहिए। तो कायदे से इसका आंसर जाना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन ई जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये 63वीं बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बीपीएससी कुछ यूं टाइप के क्वेश्चन करेगा सिंधु सभ्यता से आपसे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं? मिनी हड़प्पा सिंधु सभ्यता का बहुत ही फेमस एक स्थल था जिसको हम लोग लोथल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लोथल के नाम से जानते हैं। और भारत में ये जो गुजरात वाली हिस्सा है यहीं पे आपको लोथल मिलेगा। और लोथल जो था एक बंदरगाह स्थल था। ये क्या था? ये तो ये बंदरगाह स्थल था और बंदरगाह स्थल होने के कारण लोथल बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, तो याद रखेंगे लोथल को हड़प्पा के, ठीक है, मतलब मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहां से सारी की सारी अर्थव्यवस्था जो है सिंधु सभ्यता की, ठीक है, मैक्सिमम अर्थव्यवस्था यहीं से संचालित होती थी। सारा के सारा व्यापार जो था यहीं से होता था। और सिंधु सभ्यता व्यापार के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए हुआ था? तो व्यापार के लिए ही हुआ था। तो जाहिर सी बात है जो व्यापारिक स्थल होंगे उस व्यापारिक स्थल का अपना कुछ महत्व होगा। तो यहां याद रखेंगे लोथल जो है, ये लोथल किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे
भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है लोथल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ठीक है, कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? नहीं पता था, नहीं पता था। देखिए, नहीं पता में कौन सी जानवर की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे, बैल के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। क्यों? क्योंकि जो कुबड़ वाला जो बैल होता था, कुबड़ वाला बैल होता था, इस कुबड़ वाले बैल को सिंधु सभ्यता में पूजनीय मतलब पशु के रूप में पूजा जाता था। इसकी पूजा होती थी, जिसको सांड कहते हैं। तो सांड की पूजा होती थी सिंधु सभ्यता में। तो ये तो हमारा मतलब होगा, ये तो सही होगा। हमसे नहीं पूछ रहा है तो नेगेटिव चुनना है। घोड़ा के बारे में थोड़ा सा विवाद रहता है, लेकिन याद रखिएगा कि सुरकोटदा गुजरात की एक जगह है। ठीक है, सुरकोटदा जो सिंधु सभ्यता का स्थल था, इस सुरकोटदा से आपको क्या देखने को मिलेंगे? तो घोड़े के हड्डियों की साक्ष्य मिलेंगे। हाथी जो है हड़प्पा से आपको हाथी देखने को मिलेगा। ठीक है, हड़प्पा के क्षेत्र से आपको क्या देखने को मिलेगा? तो हड़प्पा के क्षेत्र से आपको हाथी देखने को मिलेगा। ठीक है, हाथी का जो कपाल है, खोपड़ी है, वो आपको हड़प्पा से मिलता है। और हाथी के दांत जो है वो कहां से मिलते हैं? तो ये लोथल से मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में हाथी भी एग्जिस्ट करता था। क्या नहीं करता था? तो शेर के बारे में अक्सर एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, शेर सिंधु घाटी सभ्यता में इसका साक्ष्य कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें सिंधु सभ्यता में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिला है? किस हड़प्पा शहर में जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो याद रखिएगा, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र में एक सिंधु स्थल था। राजस्थान के क्षेत्र में एक सिंधु स्थल था, राजस्थान के क्षेत्र में। ठीक है, यहां पर जिसको हम किस नाम से जानते थे? तो इसको हम कालीबंगा के नाम से जानते थे। कालीबंगा के नाम से जानते थे, जो किस नदी के तट पर था? तो याद रखेंगे, कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर स्थित था। घग्घर नदी के तट पर स्थित था, और यहीं से, इसी नदी के तट पे कालीबंगा था, जहां से क्या मिला था? तो यहां से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? तो जोते हुए खेत का साक्ष्य आपको मिलेगा कहां से? कालीबंगा से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो याद रखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से, ठीक है, ये राखलदास बनर्जी भी फेमस है, के.एन. दीक्षित भी फेमस है, ठीक है, और एम.एस. वत्स जो है ये भी फेमस है। वी.ए. स्मिथ जो है ये एक प्रमुख इतिहासकार माने गए हैं। ये क्या माने गए हैं? तो इनके बारे में याद रखेगा, यह एक प्रमुख इतिहासकार है। ये इतिहास के चीजों के बारे में इनको ठीक ठाक जानकारी थी। ठीक है, तो इतिहासकार थे ये, बहुत ज्यादा ये है, खोज खाज में ये नहीं रहते थे। तो तीन लोग आप याद रखेगा, आर डी बनर्जी, एस.एम. वत्स और ये के.एन. दीक्षित, ये थे। वेस स्मिथ कहीं से संबंधित नहीं थे। और याद रखेंगे ये क्वेश्चन कहां आया है? तो 56 से 59 जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 2015 में, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? चलिए, तो इसका याद रखेंगे वीएस स्मिथ। बाकी ये तीनों लोग उस हड़प्पा शहर से, ठीक है, उसके खुदाई से मतलब ये लोग संबंधित था। ठीक, अगला क्वेश्चन, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन, ठीक है, दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण मतलब बना है? देखिए, आईआईटी खड़गपुर के जो भी मतलब स्टूडेंट रहे होंगे, जो दल बना होगा, ठीक है, जो उन लोगों ने जो रिसर्च किया, तो इन लोगों ने बताया कि सिंधु सभ्यता बर्बाद होने के पीछे क्या रहा था? तो क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। अचानक से जलवायु परिवर्तन होती है और उस क्षेत्र में, ठीक है, मतलब बंद ही हो जाता है। क्या बंद हो जाता है? तो याद रखेंगे कि उस क्षेत्र में बंद हो जाता है बरसात होना। और कितने समय तक? तो लगभग 900 साल तक वहां पर वर्षा नहीं होता है, जिस कारण से पूर्ण रूप से सिंधु सभ्यता बर्बाद हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण बर्बाद हुई थी। सिंधु नदी में एक भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता जो है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया था। बाकी फिलहाल में याद रखिएगा कि आईआईटी खड़गपुर के दल ने यह रिसर्च किया है, उसने बताया है कि लगभग 9 वर्ष तक जो है यह किसी भी प्रकार का वर्षा नहीं हुआ था, जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। तो यहां से राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए, तो अगला आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 4, सिंधु घाटी सभ्यता और, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी।
सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य कहा जाता है। क्यों गैर आर्य कहा जाता है? देखिए, तो गैर आर्य कहने के पीछे कारण क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शहर के रूप में विकसित था। ये भारत का ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था एक शहर के रूप में विकसित था, जबकि आर्य लोग जब भारत में आए थे, जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे, मतलब वो रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसलिए कहा जाता है कि ये ठीक है गैर आर्य इसलिए है क्योंकि यह सिंधु घाटी के जो लोग थे ये नगरीय थे, अर्बन सिविलाइजेशन में से बिलोंग करते थे ये लोग। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसकी अपनी लिपि थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर लिपि थी। ठीक है, उसकी अपनी लिपि थी, क्या थी समझ में नहीं आया। ठीक है, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, ऐसा बहुत मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है। उसका विचार नर्मदा तक था। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा कि सिंधु घाटी की जो विचार था वो नर्मदा तक फैला हुआ था। तो बाकी इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्या सही होगा? ये गैर आर्य थे किस आधार पे? ठीक है, तो ये गैर नगरी मतलब नगरीय सभ्यता के आधार पर। ठीक, आर्यों के बारे में लिपि से कोई सिंधु सभ्यता का मैचिंग नहीं है, खेतीहर व्यवस्था से कोई मैचिंग नहीं है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग विस्तार रहा था। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? अगर आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना हो तो क्या स्रोत है? अभी हम आपको बताए थे कि यह आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता ही है, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखी हुई जो भी साक्ष्य मिला है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब क्लियर है कि यहाँ पर कोई भी लिखा हुआ चीज जो होगा उससे हमें इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, शिलालेख, कोई भी लेख होगा हमको जानकारी नहीं मिलेगी, बात खत्म। पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख नहीं भाई, यहाँ किसी भी प्रकार का लेख हम आज तक पढ़िए नहीं पाए हैं, तो कहां से हम इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी भी आंसर नहीं होगा, याद रखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, खुदाई के द्वारा जो लोटा थड़िया, ठीक है, कपड़ा बर्तन उनके द्वारा यूज किए गए सामान मिले होंगे, उसके आधार पर निर्णय किया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो किस टाइप के लोग थे, इनकी व्यवस्था क्या थी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलती है? ठीक है, चांदी के बारे में अभी आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता में भी चांदी, अजमेर का जो क्षेत्र था, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में चांदी की बात की जाती थी, चांदी की भंडार थी। तो याद रखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। आइए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए, मूर्ति पूजा की आरंभ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मानी जाती है, क्योंकि आप पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की पूजा होती थी। ठीक है, मातृदेवी की पूजा होती थी। ठीक है, उर्वरता की देवी की पूजा होती थी, उर्वरता की देवी की पूजा होती थी। ठीक है, यहीं से आपको पशुपति शिव की मूर्ति भी मिलती है, तो पशुपति की मूर्ति भी आपको यहां से मिलता है। तो ये सब चीजें एक बात तो क्लियर कर देता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो पूजा पाठ किया करते थे। ठीक है, तो अगर पूछे कि मूर्ति पूजा कहां से मिलता है, तो ये आपको ठीक है कहां से मिलेगा, तो याद रखेंगे कि पूर्व आर्य, मतलब आर्य के आने से पहले ही भारत में प्रचलन में था क्या? तो मूर्ति पूजा। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा, इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मतलब सिंधु सभ्यता का वो मतलब जानवर है जिसका सिंधु सभ्यता के मुहरों पे, वहां के टेराकोटा के बनी हुई चीजों पर कोई अंकन नहीं मिलता है? ठीक है, तो याद रखेंगे गाय जो है, इस गाय के बारे में किसी भी मोहर पे कोई जिक्र नहीं था, किसी भी मतलब कि टेराकोटा पे कोई आकृति नहीं बनी हुई थी। तो ऐसे लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे, गाय वहां पर एग्जिस्ट करती थी लेकिन इस चीज से लोग परिचित नहीं थे। तो याद रखेंगे, ठीक है, इससे गाय का किसी भी मोहर पे किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला। बाकी हाथी मिला, बाघ मिला, गैंडा मिला, गाय का किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूते हुए खेत के निशान आपको कहां से मिले हैं? तो याद रखेंगे कालीबंगा से जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला हुआ है, और ये 66वीं बीपीएससी 2020 में बल 2-4 साल पहले ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जोते हुए खेत कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। अभी बताए थे आपको कि कालीबंगा किस नदी के तट पर था, तो ये घग्गर नदी या सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है।
सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आपको मिलान करना है कि कौन सी जो है ये कहाँ, देखिए ये शहर है और ये शहर इस नदी के तट पे बसे हुए हैं। अब कौन से शहर किस नदी के तट पे बसे हुए हैं यही आपको बताना है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा जो है ये हड़प्पा किस नदी के तट पर था, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। ठीक है, तो इसका सही आंसर 1 का तो 2 चला जाएगा। उसके बाद आइए दूसरी हम बात करेंगे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर अगर आप महाभारत देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि हस्तिनापुर जो है ये ठीक है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ था और गंगा नदी से संबंधित वहां पर जो है वो हस्तिनापुर में कुछ स्टोरी भी है, तो ठीक है महाभारत में स्टोरी भी है। ठीक, तो अगर देखे होंगे तो आपको ये पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 3 चला जाएगा। नागार्जुन कोंडा की बात करें तो नागार्जुन जो है याद रखेगा कृष्णा नदी के तट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कृष्णा नदी के तट पे ये नागार्जुन जो कोंडा है ये बसा हुआ था कृष्णा नदी के तट पे। अब एक बच गया तो एगो है, मिला दीजिए इसको, कहां चल जाएगा, तो ये चल जाएगा कहां, ठीक है, तो ये चल जाएगा गोदावरी में। पैठन कहां था, तो गोदावरी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पैठन एक जगह थी और वहीं पे यहां पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो आप देख लीजिए 1 का 2 कहां है, 1 का 2 यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, शहरों के नदी के नाम जरूर याद रखिएगा। मोस्ट टाइम एग्जाम में ऐसा देखा जाएगा कि क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपसे ये चीजें बननी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से मिला है। अगर आप विशाल स्नानागार की बात करेंगे कि ये कहां से मिला है, तो महोदय याद रखिएगा ये कहां से मिला है, तो ये मिला है कहां से, ये मिला है कहां से, तो याद रखेंगे ये मिला है कहां से, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा, तो याद रखेंगे कि 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। कौन सा नदी, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित था और यही मोहनजोदड़ो है। ठीक है, जहां से विशाल स्नानागार मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि कोई किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस स्नानागार का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किसके लिए। ठीक है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन प्रणाली के लिए जाना जाता था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जाना जाता था, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जाना जाता था और अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो सही बात है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जाना जाता था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा इसके सबसे फेमस शहर थे, इसके लिए जाना जाता था। ठीक है, कृषि ठीक ठाक मात्रा में होता था, इसके लिए जाना जाता था और उद्योग व्यवस्था भी यहां से देखने को मिला है। जैसे ठीक है, एक जगह था सिंधु सभ्यता में चनहूदरो। ठीक है, एक जगह है क्या, तो एक जगह है चनहूदरो। ठीक है, इन्हीं चनहूदरो से आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसी चनहूदरो से आपको उद्योग धंधों का कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो चनहूदरो से याद रखिएगा कि उद्योग धंधों का कंसेप्ट मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ये चारों के चारों चीज एग्जिस्ट करती थी। इसका मतलब है कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, आपको मिलाना है। ठीक है, ये देखिए ये जगह जो है ये और प्रेजेंट में ये कहां है, इसको मैच करना है। तो मैच कीजिए कि प्रेजेंट में ये जगह जो है ये प्रेजेंट में जगह आपको कहां देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा प्रेजेंट में जगह आपको कहां मिलेगा, तो प्रेजेंट में देखिए जैसे हम बात करें किसकी, मांडा की बात करेंगे। मांडा अभी आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार था। उत्तर में सिंधु सभ्यता मांडा अर्थात कश्मीर तक फैला हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये 3 जो है ये जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद दैमाबाद की बात करें, अभी हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र के जो क्षेत्र था यहां पर दैमाबाद बसी हुई थी। कालीबंगा राजस्थान के क्षेत्र में बसा हुआ था और राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता के भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, जो कहां स्थित था, तो ये आपको मिल जाएगा हरियाणा में। तो इस प्रकार से हमारा ए का चला जाएगा क्या, तो ए का 3 चला जाएगा, बी का 4 चला जाएगा, सी का 1 चला जाएगा और डी का 2 चला जाएगा। ठीक है, तो 3 4 1 2 कहां है, खोज लीजिए। तो 3 4 1 2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में
कौन सिंध में अवस्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा कि हड़प्पा जो है इसकी कौन सी शहर सिंध वाले क्षेत्र में स्थित है। सिंध कहने का क्या मतलब है कि ये आपसे इस वाले क्षेत्र में पूछ रहा है। ठीक है, गुजरात के ऊपर ये जो पाकिस्तान का हिस्सा है जो सिंध हुआ करता है, यहां के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखेंगे यहां कौन कौन सा जो शहर था। ठीक है, तो एक आप मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखेंगे। किसके बारे में? तो एक आप मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखेंगे, पहला बात। दूसरा किसको याद रखेंगे? तो आप हड़प्पा, ये नहीं था, हड़प्पा जो था ये, ठीक है, यहां पाकिस्तान के, ठीक है, माउंट गोमड़ी जिले में स्थित है, तो सिंध प्रांत में नहीं है, तो हड़प्पा हमारा आंसर होगा नहीं, मोहनजोदड़ो होगा। चनहुद्रो भारत में स्थित है, चनहुद्रो कहां स्थित है? तो भारत में स्थित है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, मोहनजोदड़ो होगा। उसके बाद सुरकोटदा, 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 ठीक है, ये सॉरी चनहुद्रो के बारे में थोड़ा सा गलती आ गया है। चनहुद्रो जो था यह सिंध प्रांत में स्थित था, यह भी पाकिस्तान में यहां पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पे। ठीक है, तो चनहुद्रो आंसर होगा। सुरकोटदा जो है यह आंसर नहीं होगा, क्योंकि सुरकोटदा भारत में गुजरात के क्षेत्र में स्थित था ये। ठीक है, तो यहां पर 1 और 4 नहीं होंगे, 2 और 3 आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ठीक है, मतलब हल का टेराकोटा मतलब एक हल बना हुआ था जो किस चीज का था? तो टेराकोटा, अर्थात पकी हुई मिट्टी का। ठीक है, पकी हुई, ठीक है, पकी हुई किस चीज का? तो मिट्टी का बना हुआ था हल। और ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे बनवाली से। ठीक है, टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिलता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल क्या था? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा था? तो याद रखेंगे सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो याद रखेगा राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी जो कहां स्थित है? तो हरियाणा में। कहां? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और यह राखीगढ़ी भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की मतलब सबसे बड़ी सिंधु स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी सिंधु स्थल के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? क्या वो, ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे? क्या वो ब्रह्मा की पूजा करते थे? क्या वो इंद्र और वरुण की पूजा करते थे? क्या वो विष्णु की पूजा करते थे? तो महोदय याद रखिएगा कि ये ब्रह्मा की पूजा, इंद्र और वरुण की पूजा, विष्णु की पूजा, ये तीनों के तीनों कहां आया था? तो ये आया था वैदिक पीरियड में। जबकि पशुपति की बात करें तो इस पूजा का साक्ष्य आपको सिंधु सभ्यता से मिलेगा। कहां से? तो याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से, सिंधु सभ्यता में कहां से? तो मोहन, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उसके सहायक नदियों के घाटी में कौन सा स्थित है? तो याद रखिएगा, ठीक है, बनवाली स्थित है। क्यों बनवाली स्थित है? क्योंकि इसका राइट मतलब लोथल की हम बात करें तो लोथल, याद रखिएगा कि लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका मतलब क्या है कि एक ही बसता है क्या? बनवाली, जो किसके? तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों में बसा हुआ था, उसकी घाटियों में बसा हुआ था। तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष मिले हैं? देखिए, सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो सारे के सारे स्थल 2 भाग में बटे हुए थे। एक को उच्च नगर कहते थे जो ऊंचाई पर स्थित था, और एक को निम्न नगर जो, ठीक है, गड्ढा में नीचाई में स्थित था। ठीक है, तो ऐसे बटे हुए थे। लेकिन एकमात्र स्थल था धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, जहां सिंधु सभ्यता 3 वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि 3 वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है, जिसमें हाई क्लास भी एग्जिस्ट करता था, मिडिल क्लास भी एग्जिस्ट करता था, और लोअर क्लास भी एग्जिस्ट करता था। जबकि बाकी शहरों में केवल हाई क्लास और लोअर क्लास, मिडिल क्लास का कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन ये धौलावीरा में आपको मिडिल क्लास का कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी धौलावीरा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन।
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अभी बताया था आपको घोड़ा हुआ है, हाथी हुआ है, ठीक है, गाय का भी साक्ष्य वहां से मिलता है, शेर के बारे में कहीं से कोई देखने को नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा शेर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों के को बड़ा ही सावधानी पूर्वक से और सतर्कता से और काफी मतलब कि संघर्षों के बाद हमने इस चीज को समाप्त कर लिया है। अगर इस चीज को आप इतने ध्यान से अगर देख लिए होंगे तो भरोसा रखिएगा आपका जो है ये सिंधु सभ्यता का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का अगर संभव हो तो आप एक नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और इसको बार बार जो है देखने का प्रयास कीजिएगा, या फिर घटना चक्र खरीद लीजिएगा, वहां से आप इस चीज को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्जाम के बारे में उसकी बैक चीजों के बारे में पता है, प्रीवियस ईयर के बारे में पता है, इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहां है, अगर आपको मंजिल की पता नहीं है, ठीक है, और आप ऐसे ही चल पड़े हैं तो फिर बहुत समस्या है। तो पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां है। इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग वहां जाने का प्रयास किए हैं और आसान रास्ते से चले गए हैं, क्योंकि रिसर्च करने के लिए हमारे पास जीवन बहुत छोटी है। ठीक है, तो हम दूसरे के अनुभव से, ठीक है, मतलब कुछ सीख कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा इस चीज को अच्छे से गेन कर लेने का। बाकी हम लोग इस सेशन को फिर से, ठीक है, आपको ये सिंधु सभ्यता था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, ठीक है, मतलब उसके बाद सातवाहन वंश के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, कनिष्क के बारे में, ऐसे कई सारे चीजों के बारे में, गुप्त वंश के बारे में आपको इसमें अभी देखने को मिलेंगे। तो आप, ठीक है, 2 क्लास और इसमें आपको मिलेंगे, और कभी कभी जब जब हमारी, ठीक है, इच्छा होगी, जब जब समय मिलेगी तो आपको इस चीज के बारे में देते रहेंगे। बाकी कंटेंट और रेलवे वाला जो है वो डेली आपको, ठीक है, मिलता रहेगा। कभी कभी बीच बीच में ये चीजें मिलते रहेगी। ठीक है, ठीक है, फुटबॉल के रूप में। तो एंजॉय कीजिए, इसको आनंद लीजिए जीवन का। चलिए ठीक है, मिलेंगे आप लोग फिर से अपने अगले सेशन में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।